एवरीवन, सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है फ्रांस की क्रांति का चरण जो चल रहा था। बच्चों, हमने फ्रांस की क्रांति का सबसे पहले सामान्य परिचय देखा था, फिर हमने फ्रांस की क्रांति का दूसरा चरण पढ़ा था। आज हमारा ये तीसरा चरण शुरू होगा। ये कौन सा चरण शुरू होगा बच्चों? इधर है और तीसरे स्टेट्स में जनसाधारण के लोग और मध्यम वर्ग आता है। जनसाधारण में कौन कौन आते हैं बच्चों? वकील आएगा, शिक्षक आएगा, डॉक्टर आएगा, इंजीनियर आएगा। और जो जनसाधारण में भूमिहीन कृषक है, जिनको अधिकार विहीन है, ऐसे लोग किस में आते हैं? वो जनसाधारण में आते हैं। तो तीन प्रकार के स्टेट्स थे। और यहाँ 5 मई 1789 की बात थी। 5 मई 1789 को जो है एक स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था होती थी। और इस राजनीतिक संस्था में प्रस्ताव रखा जाता था। वो प्रस्ताव जब एक्सेप्ट होता था, उन्हीं प्रस्तावों के आधार पर जो फ्रांस का राजा था लुई 16, इस लुई 16 इसी जो स्टेट्स ये राजनीतिक संस्था है, इसी के नियंत्रण में था कि प्रथम स्टेट्स है और दूसरा स्टेट्स है, ये दो स्टेट्स मिलकर ये डिसाइड करते थे। और फिर वो उनके जो बहुमत के आधार पर कि अब जो है फ्रांस में आगे टैक्स लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा, इसके लिए टैक्स लगाया जाएगा, इसके लिए एक स्टेट्स जनरल राजनीतिक संस्था का आयोजन किया जाता था। इससे पहले अंतिम बार था स्टेट्स जनरल के अंदर प्रथम सभा अपना मतदान करेगी, दूसरी सभा अपना मतदान करेगी। प्रथम सभा अपना मत देगी, दूसरी सभा अपना मत देगी। तीसरे स्टेट्स को इसमें शामिल नहीं किया जाता था। प्रथम स्टेट्स, दूसरा स्टेट, तृतीय स्टेट। तो 5 मई की इस सभा में जब मतदान किया जाएगा तो मतदान में 300 प्रतिनिधि किसके होंगे? प्रथम स्टेट्स के होंगे। 300 प्रतिनिधि किसके होंगे? द्वितीय स्टेट्स के होंगे। और जहाँ पर इस सभा का आयोजन हो रहा था, यहाँ इस सभा का आयोजन हो रहा है, 300 प्रतिनिधि कहाँ के हैं? 300 प्रतिनिधि प्रथम स्टेट्स के हैं, 300 प्रतिनिधि द्वितीय स्टेट्स के हैं। अब क्या होता है कि जो तृतीय स्टेट्स था, इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी फ्रांस में, और इनकी 600 प्रतिनिधि थे। और ये 600 प्रतिनिधि कहाँ खड़े हो गए बच्चों? ये इनके चारों तरफ बाहर की तरफ खड़े हो गए थे। इनको अंदर आना मना, इनको वर्जित था, इनको बहुमत प्राप्त नहीं था। इनको क्या प्राप्त नहीं था? बहुमत प्राप्त नहीं था। तो इन लोगों ने जो तीसरा स्टेट जनसाधारण था, किसान थे, मजदूर थे, वकील था, इंजीनियर था और शिक्षक था, इन सब लोगों ने यहाँ एक डिमांड की थी। और डिमांड ये रखी कि जो बहुमत है, जो मत होगा, वो सभी तीनों सभाओं के आधार पर होगा। इसमें प्रथम स्टेट्स भी होगा, दूसरा स्टेट्स भी होगा और तीसरा स्टेट्स भी होगा। तीनों के आधार पर, प्रथम स्टेट्स, दूसरा स्टेट और तृतीय स्टेट, तीनों के आधार पर मत को रखा जाएगा। कहने का मतलब जो तीसरा स्टेट्स था, ये इन्होंने डिमांड की थी कि अब जो है फ्रांस में ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अब फ्रांस के अंदर हमें भी हमारे अधिकार मिलने चाहिए और हमारी भी समस्याओं का निवारण होना चाहिए। हमारे ऊपर जो इतने सालों से अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को अब हम सहन नहीं कर सकते हैं। 40,000 लगभग कितने हैं बच्चों? 40,000 मांग पत्र इनके हाथों में थे कि 40,000 हमारे जो फ्रांस के अंदर जनसंख्या के जो किसान है, मजदूर है, वकील है, उनके इतने सारे पत्र, इतने लोग जो हैं वो दुखी हैं। और वो राजा के नियंत्रण से, राजा के अत्याचारों से, अब राजा को अब जो है हमारे जो बहुमत होगा, जो हमारा बहुमत होगा, उसी बहुमत के आधार पर निर्णय लेना होगा। और जो प्रस्ताव रखा जाएगा, उस प्रस्ताव को राजा को मानना पड़ेगा। राजा ने इस सभा का जो गेट था, उस गेट पे क्या कर दिया था? लॉक कर दिया था। इसको 16 को ये पता लगा था कि पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, प्रथम स्टेट्स और सेकंड स्टेट, ये अपना ही वर्ग है। यहाँ पादरी है, यहाँ कुलीन है, ये संपन्न लोग हैं, इनके पास खुद का अपना जमीन है, जायदाद है। ये लोग अगर बहुमत करते तो इन जो तीसरा वर्ग है, इन पे और कई प्रकार के टैक्स लगाएंगे और हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते थे। लेकिन अब जनता जो थी, फ्रांस की जनता अब राजनीतिक मांग करने लग गई थी। उन्होंने डिमांड रख दी थी, इन्होंने ये डिमांड रखा था अब जो 3 स्टेट्स हैं, पहला स्टेट, दूसरा स्टेट अगर बहुमत देता है तो हमें भी जो है मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। प्रथम स्टेट अगर मत दे रहा है, प्रथम स्टेट की सभा के मत दे रहे हैं, दूसरे स्टेट्स के लोग मत दे रहे हैं, तो तीसरे स्टेट्स के जो है वो हमें क्यों अधिकार नहीं दिया जा रहा है, हमारे ऊपर क्यों शोषण किया जा रहा है।
इन पर जो है तीसरा स्टेट यानी फ्रांस की जनता जो थी वो उस पर प्रभाव पड़ा था रूसों का। और रूसों ने एक किताब लिखी थी बच्चों, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी किताब लिखी थी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार होता है, प्रत्येक व्यक्ति अपना मतदान का अधिकार दे सकता है। तो ये जो था बच्चों तत्कालीन कारण था। ये 5 मई की घटना थी, 5 मई 1789 की घटना है, जिसको आपने बड़े ध्यान से देखा था। यहाँ एक सभा होने वाली थी। अब यहाँ सभा के गेट पे यहाँ एक लॉक लगा दिया था। बाहर लॉक लगाने के बाद जो यहाँ बहुत सारी जनसंख्या में ये तीसरा वर्ग जो था लॉक कर दिया था। वहाँ पे दरवाजे पे वर्साई के महल के पास में जहाँ पर ये सभा का आयोजन हो रहा था, फिर वो सारे के सारे फ्रांस की जनता जो थी, जिसमें पुरुष और महिलाएं जो थी, वो सारे के सारे वहाँ टेनिस कोर्ट में चले जाते हैं और वहाँ जाके वो एक शपथ ग्रहण करते हैं। उसको टेनिस कोर्ट की शपथ कहा जाता है। वो कहते हैं कि हम फ्रांस की जनता है, हमारे बगैर कोई कार्य, जनता ही जनार्दन है। और रूसों का सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी यही कहा है कि रूसों ने कहा मानव प्राणी स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन वो जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इस तरह वहाँ जो है एक नेशनल असेंबली, उन सब लोगों ने मिलकर एक नेशनल असेंबली बनाई थी। क्या बनाई थी? नेशनल असेंबली, एक राष्ट्रीय सभा। उन्होंने एक राष्ट्रीय सभा की स्थापना की थी। अब ये राष्ट्रीय सभा क्या होती है? सारे जनता, सभी लोगों ने मिलके वहाँ एक राष्ट्रीय सभा की स्थापना की थी। अब राष्ट्रीय सभा का मतलब होता है, अब सभी जो लोग जो थे वो सारे लोगों ने ये कहा कि अब जो राजा जो है, राजा का तंत्र रहेगा, राजतंत्र रहेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि राजा जो था राजा नहीं रहेगा, राजा को फांसी पर लटका दो, हम ये नहीं कहते हैं। हम एक राष्ट्रीय सभा का आयोजन करेंगे। हमारे सारे लोगों की जो जनसाधारण के हैं, किसान हैं और यहाँ मजदूर है, शिक्षक है, वकील है, इंजीनियर है, शिक्षित वर्ग है, इन सब लोगों को राजा के सामने अगर हम कोई भी प्रस्ताव रखें तो राजा उस प्रस्ताव को मानना पड़ेगा, हमारी शर्तों को मानना पड़ेगा। हमारे पर जो 80% जो टैक्स, अप्रत्यक्ष टैक्स लगा रखे हैं, उन टैक्स को घटाना पड़ेगा। प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार देने होंगे। इस तरह एक राष्ट्रीय सभा का आयोजन किया गया। और ये राष्ट्रीय सभा जो होगी वो हमारी सभा होगी और राजा को हमारी बातों को मानना होगा। ये राजा कौन था? यहाँ पे ये राजा कौन है बच्चों? ये लुई 16वां है। यानी लुई 16वां अब अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। अब पादरी लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। अब कुलीन वर्ग अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। कुलीनों के पास, पादरियों के पास बहुत सारी संपत्ति पड़ी थी। उनके पास अरब लिबरे की मुद्रा पड़ी हुई थी। यहाँ जहाँ एक तरफ तो विशेषाधिकार वर्ग था और एक तरफ अधिकार विहीन वर्ग था। ये जो राष्ट्रीय सभा की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? वो अधिकार विहीन वर्ग ने ही की थी। जो लोग परेशान थे, जो जनता परेशान थी, जिनको खाना नहीं मिल रहा था, जिनका जीवन संकट दुविधा में पड़ा हुआ था, जो खेती बाड़ी करते थे फिर भी उनके पास कुछ नहीं बचता था, उनकी आय कुछ नहीं थी, ऐसे लोग अब रोड पे आ गए थे और राजा के खिलाफ ही उन्होंने आंदोलन कर दिया था। टेनिस कोर्ट के सामने जाके इन्होंने एक शपथ ले ली थी और इन्होंने कहा कि अब हम अपनी सरकार बनाएंगे और हमारी सरकार में ही राजा को हमारे अधीन रहना पड़ेगा। हमारे जैसा हम कहेंगे वो प्रस्ताव राजा को मानने होंगे। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर राष्ट्रीय सभा जो थी, यहाँ राजा ने इस राष्ट्रीय सभा को मानने से इनकार कर दिया था। राजा ने कहा कि हमें जो है इस राष्ट्रीय सभा को हम नहीं मानते हैं, हम इस राष्ट्रीय सभा को नहीं मानते हैं। और ये इतनी बड़ी जो राष्ट्रीय सभा का आयोजन हो रहा था, इस राष्ट्रीय सभा का आयोजन करने वाले कौन थे? तो राष्ट्रीय सभा का आयोजन करने वाले दो व्यक्ति थे। पहला व्यक्ति मिराबियो था और दूसरा व्यक्ति इन परिवार से था और दूसरा पादरी परिवार। अब ये मिराबियो जो था, ये देखो बड़े आश्चर्य की बात है बच्चों की, मिराबियो कुलीन वर्ग से था लेकिन फिर भी ये किसानों के लिए, वकील के लिए, शिक्षकों के लिए, मजदूर के लिए, जो अधिकारहीन लोग जो थे उनके लिए लड़ाई कर रहा था। और वो ये मिराबियो जो था प्रथम स्टेट्स और दूसरा स्टेट्स, प्रथम स्टेट्स और दूसरे, हालांकि ये था प्रथम स्टेट से ही, फिर भी ये अपने ही लोगों के खिलाफ था। क्योंकि कुलीन वर्ग जो थे ये अत्याचारी थे, जनता पर अत्याचार करते थे। इन्होंने
बहुत सारा लोगों से धन लूट कर अपने घर भर लिए थे, इनके पास करोड़ों अरबों रुपए थे। तो ऐसी स्थिति थी। तो मिरावियो जानता था कि हमारे जो कुलीन वर्ग के लोग हैं वो अत्याचारी लोग हैं, अच्छे लोग नहीं है। और तीसरा वर्ग जो था जनता, आज पूरी जनता परेशान हो रही है, ये वास्तव में हकीकत को समझता था। और इसी ने फिर तीसरे स्टेट्स का साथ दिया था मिरावियो ने। मिरावियो के बाद में आता ओबेसी पादरी। ये पादरी वर्ग का था, इसको भी पता था कि हमारे पादरी जो थे वो लोगों को, जनता को परेशान करते हैं, जनता से धन लूटता है, कई प्रकार के टैक्स वसूल किया जाता है। तो ये भी तीसरे वर्ग के साथ में था। मिरावियो है एक तो यहाँ पे, और ओबेसी, इसने ओबेसिया जो था, ओबेसी ने एक किताब लिखी थी, तीसरा स्टेट्स क्या है, तीसरा स्टेट्स या तीसरा वर्ग क्या है। तो ये तीसरा जो वर्ग जो था, इस तीसरा वर्ग क्या है, इस पैम्पलेट लिखा था इसने। क्या लिखा था? पैम्पलेट। जिस प्रकार मार्टिन लूथर ने 3 पैम्पलेट लिखे थे, उसी प्रकार ओबेसी ने एक पैम्पलेट लिखा था, तीसरा स्टेट्स क्या है। मार्टिन लूथर तो जर्मनी का था, और मार्टिन लूथर धर्म सुधार आंदोलन का सुधारक था। यहाँ पे मिरावियो है और ओबेसी है। इन दोनों ने किसका समर्थन किया था, नेतृत्व किया था? अभी मैंने आपको बताया था बच्चों, इन्होंने किसका किया था? राष्ट्रीय सभा का। राष्ट्रीय सभा इन्होंने बनाई थी। और ये राष्ट्रीय सभा क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी राष्ट्रीय सभा क्या थी। इस राष्ट्रीय सभा को डिक्लाइन कर दिया था किसने? राजा ने इसको डिक्लाइन कर दिया था। कि उसको राजा ने कहा कि नहीं, मैं इस राष्ट्रीय सभा मानता ही नहीं हूँ। और उसके बाद में कौन सी घटना होती है बच्चों, यहाँ देखिए। अब ये सारे लोग जो थे, जब राजा ने इनकार कर दिया था, इनकार करने के बाद ये सभी वर्साई के महल के पास में एक और महल बना हुआ था, और उस महल का क्या नाम था? उस महल का नाम था बास्तिन का। ये जो दुर्ग बना है, ये बास्तिन का दुर्ग है। बास्तिन का दुर्ग बना हुआ था। यहाँ सारे कैदी यहाँ पहुँच गए थे, और कैदी कह रहे सारी जनता, जो तीसरा वर्ग के लोग जो थे, महिलाएं और पुरुष जो थी, लगभग 7,000 के लगभग महिलाएं और पुरुष थी, चारों तरफ से इसको घेर लिया था। यहाँ का जो गेट पे जो कमांडर होता है, कमांडर की इन लोगों ने हत्या कर दी थी। कमांडर की हत्या करने के बाद यहाँ पर 7 कैदी थे, 7 कैदियों को भी यहाँ से जो है छुड़ा लिया था, 7 कैदियों को छोड़ दिया। अब बास्तिन के दुर्ग जो था, ये इतना बड़ा दुर्ग बना था, इस दुर्ग को तहस नहस कर दिया था, इसको ध्वस्त कर दिया था। जैसे कहीं अतिक्रमण किया जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को ढहा दिया जाता है, इसी प्रकार जनता ने इस बास्तिन के दुर्ग का क्या कर दिया था? पतन कर दिया था। और इसमें बास्तिन के दुर्ग में रखी हुई स्मृति चिन्ह जो थे, वो सारे स्मृति चिन्ह जनता ने ले लिए थे और पेरिस के मार्केट में ले जाकर इनको बेच दिए थे। अब यहाँ जब इतना बड़ा जो, और इसने राजा ने यहाँ पर एक सेना भी भेज दी थी। राजा ने यहाँ क्या कर दी? राजा ने अपनी सेना भी भेजी थी, लेकिन सेना भी कुछ नहीं कर पाई थी। जनता ही जनार्दन होती है। और इस तरह ये जो था, ये घटना कब की होती है बच्चों? बास्तिल के दुर्ग की जो घटना होती, 14 जुलाई 1789 की बात थी। ये कब की बात थी? 14 जुलाई 1789। और प्रथम 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल यानी राजनीतिक संस्था का आयोजन किया गया था, जिसमें तीसरे वर्ग को शामिल नहीं किया गया था। उसके बाद जो है उन्होंने टेनिस कोड की शपथ ली थी। वो कब ली थी? 20 जून को। 20 जून 1789 की बात है। और 20 जून के बाद फिर 14 जुलाई 1789 को ये बास्तिल के दुर्ग की घटना हो जाती है। 1789 में 5 मई 1789 में प्रथम स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी, उसका आयोजन किया जाता है। तीसरा वर्ग इसमें शामिल नहीं होता। फिर 20 जून 1789 को यहाँ पे टेनिस कोड की शपथ दी जाती है। राष्ट्रीय सभा की स्थापना की जाती है। और इसमें राजा को ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय सभा को मानने के लिए तैयार है या नहीं। राजा राष्ट्रीय सभा को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। टेनिस कोड की शपथ होती है यहाँ पे। और टेनिस कोड की शपथ के बाद सारे लोग कौन से दुर्ग में, ये आप देख रहे हो बास्तिल के, ये आपको डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे बास्तिल का दुर्ग है। ये बास्तिल के दुर्ग में सभी लोग चारों तरफ से इसको घेर लिया था। इसके स्मृति चिन्ह को पेरिस के मार्केट में ले जाके बेच दिया था। और फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो है
इस तरह राजा जो था, राजा की, अब राजा को तीसरा जो स्टेट्स है उसकी बात को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि पाव रोटी की कीमतों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। लोग सड़कों पे आ गए थे, खाने के लिए उनके पास रोटी नहीं थी, पाव रोटी के भाव डबल कर दिए थे, रोड पे लाइन लगी हुई थी। ऐसे इस सिचुएशन के अंदर यहाँ ये क्रांति होना 14 जुलाई 1700 को ये बिल्कुल वाजिब था। अब यहाँ देखिए बच्चों, आगे की घटना क्या होती है। 4 अगस्त 1789 को, 4 अगस्त 1789, 14 जुलाई को ये क्रांति होती है और 14 जुलाई के बाद 4 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा किसकी है? फ्रांस की जनता की। 4 अगस्त 1789 के डे, ये 4 अगस्त होता है। इस डे क्या होता है बच्चों, राष्ट्रीय सभा को राजा जो था उसने स्वीकार कर लिया था, क्योंकि अब राजा के पास में दूसरा कोई चारा नहीं था। अब पादरियों की कौन सुनेगा, अब कुलीनों की कौन सुनेगा, अब तो सारी जनता एक हो गई है, अब सभी जनता की सुननी पड़ेगी। अब राष्ट्रीय सभा यहाँ क्या हुई बच्चों, ये राष्ट्रीय सभा को राजा ने क्या दिया, इसको मान्यता दे दी थी और कहा कि ठीक है, अब जो तीसरा वर्ग है और तीसरा वर्ग जो कहेगा उसी के आधार पर हम चलेंगे। राष्ट्रीय सभा को नेतृत्व करने वाला मिराबियो था एक, और दूसरा कौन था? ओबेसिया। ये 2 व्यक्ति थे और इसके साथ फ्रांस, इन दोनों के साथ कौन थी? फ्रांस की जनता थी, इन दोनों के साथ फ्रांस की जनता थी। अब तीसरा वर्ग जो है बच्चों, ये जैसा राजा को जो कहा जाएगा वही राजा करेगा। अब क्या हुआ, अब राजा को चारों तरफ से नियंत्रण में आ गया, किसके? तीसरे वर्ग में। अब किसकी सरकार आ गई? अब जनता की सरकार आ गई थी। अब जनता की सरकार आ गई थी और जनता अब जो कुलीन जो थे उनकी स्थिति होने वाली खराब, अब पादरी जो थे उनकी स्थिति होने वाली थी खराब। अब राष्ट्रीय सभा ने जो निर्णय लिए थे वो क्या निर्णय लिए थे? राष्ट्रीय सभा ने कहा कि भाई पादरी वर्ग ने सबसे ज़्यादा अत्याचार किया था जनता पे, और कुलीन सबसे पहले पादरी वर्ग की जितनी भी संपत्ति उस पर कब्जा कर लिया जाए। अब सारी जनता जो थी वो सभी पादरियों के घरों को चारों तरफ से घेर लिया था और इनके घर से जितना भी सामान कहीं जो अलमारियों में छुपा के रखा था, गड्ढों में खोद के नीचे गुप्त अलमारियां बना रखी थी, सारा का सारा सामान निकाल के किसको? गवर्नमेंट को सौंप दिया था। वो गवर्नमेंट कौन सी है? वो राष्ट्रीय सभा गवर्नमेंट थी। अब राजा का कुछ नहीं है, राजा तो अब कठपुतली मात्र हुआ था, क्योंकि राजा को तो अब क्या कर लिया, इस तीसरे वर्ग ने बांध दिया था इसको, इस तरह से क्या कर लिया? बांध दिया था। अब यहाँ लुई सोलवे की कुछ चलने वाली नहीं है यहाँ अब लुई सोलवे जो था कुछ नहीं चलेगी लुई सोलवे की। अब यहाँ पादरी वर्ग जो था इसका सारा सिस्टम जो था, उस सिस्टम को इन्होंने जो राष्ट्रीय सभा ने प्रतिबंध कर दिया था कि अब तुम किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं वसूल कर सकते हो, तुम अब हमसे टाइड टैक्स नहीं ले सकते हो। एक धार्मिक टैक्स लिया जाता था जो कृषि उपज का 10% भाग लिया जाता था। उसके अलावा इसके अलावा ये सामंत अप्रत्यक्ष कर जो है 80% लिया जाता था, वो भी तुम हमसे नहीं ले सकते हो। कुलीन वर्ग की संपत्ति छीन ली गई थी। सारे कुलीन वर्ग जो थे, जो थोड़ी सी संख्या में थे, ये अपने गांव फ्रांस को छोड़ के अपने पड़ोसी देशों में भाग गए थे। सारा सिस्टम बदल गया है। अब जनता के हाथ में सरकार आ गई है। अब कुलीनों की नहीं चलेगी, अब पादरियों की नहीं चलेगी। अब यहाँ राजा जो था वो कठपुतली मात्र बनेगा। अब जनता की सरकार आई है, अब जनता की चलेगी। ये कौन कह रहा है? ये मिराबियो कह रहा है, ये ओबेसियो कह रहा है। अब हमारी सरकार आ गई थी, अब राजा हमारी मुट्ठी में है। हम लोगों ने एक जोश दिखाया था, जज्बा दिखाया था, और उसी जज्बे के आधार पर अब हमने एक सरकार बना ली है। और वो सरकार कौन सी सभा है? वो एक राष्ट्रीय सभा कहलाती है बच्चों, एक ये राष्ट्रीय सभा कहलाती है। और अब राष्ट्रीय सभा को इसका एक संविधान बनाया जाएगा और संविधान की शर्तें रखी जाएगी। और 1791 ईस्वी में राष्ट्रीय सभा के लोगों ने 1791 ईस्वी में संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण किया था। किसका? संवैधानिक राजतंत्र रहेगा। कौन सा? राजा का तंत्र ही रहेगा, लेकिन अब संविधान बनेगा। और संविधान की जो क्या क्या विशेषता रहेगी, अब संविधान में राजा हमारी मुट्ठी में रहेगा। ये यहाँ तक की कहानी आपने देखा कि फ्रांस जो था वो किस प्रकार से यहाँ क्रांति होती है। 14 जुलाई 1789 को यहाँ क्रांति हुई थी।
यहाँ देखिए बच्चों ध्यान से कि ये क्रांति जो हुई थी वो क्यों हुई थी। पहला वर्ग था, दूसरा वर्ग था, तीसरा वर्ग था। पहले वर्ग कुलीन वर्ग के थे, दूसरे वर्ग पादरी वर्ग के थे, तीसरे लोग जनता जो थी उस पर तरह तरह के अत्याचार होते थे, आर्थिक शोषण होता था। आर्थिक शोषण में टाइड एक धार्मिक टैक्स लिया जाता था, कृषि उपज का वो 10% होता था। उसके बाद में एक टाइल नाम का एक टैक्स लिया जाता था जो सीधा डायरेक्ट राजा को वो टैक्स जमा कराना होता था, वो प्रत्यक्ष टैक्स कहलाता था। 80% जो अप्रत्यक्ष टैक्स लिया जाता था। कई प्रकार की जनता परेशान थी, जीविका को संकट चलाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, एक स्टेट जनरल का आयोजन किया गया था। इधर लुईस सोल्वे का खजाना भी खाली हो गया था क्योंकि ये चला गया था अमेरिका की हेल्प करने के लिए। वहाँ 13 उपनिवेश थे अमेरिका में, इसके भी थोड़े उपनिवेश थे और 10 लिबरे करोड़ जो थे उससे खजाना उधर सेना में खर्च कर दिया था। खजाना पूरा इसका खाली हो गया था। अब ये क्या कि जनता पर टैक्स लगाएगा, जनता से पैसा वसूलेगा। इसके लिए उसने एक स्टेट्स जनरल, एक राजनीतिक संस्था के माध्यम से प्रथम सभा और दूसरे सभा के लोगों को मिला के अपने बहुमत अपने ही पक्ष में रख के लोगों को लूटने की इसने एक सभा का आयोजन किया था। 5 मई 1789 को इस सभा का आयोजन होता है। सभा में जो 300 लोग प्रथम सभा के थे, दूसरे वर्ग के 300 थे, टोटल 600 लोग थे। 600 तो ये थे और तीसरी सभा के जो बहुत सारी जनता थी उनके 600 प्रतिनिधि थे, 600 प्रतिनिधि उनके थे। तीसरी सभा के लोगों को अंदर तो एंट्री मिलती नहीं थी कि वो बाहर ही खड़े रहेंगे और जो भी प्रस्ताव होगा, जो भी मतदान होगा उसका फैसला हम आपको बाद में सुनाएंगे। इस तरह का एक स्टेट जनरल का आयोजन किया गया था। लेकिन इस बार तीसरी सभा ने डिमांड कर दी थी कि नहीं, इस बार हम जो है रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। इस बार हमें जो हमारा फैसला, हम भी जो रूसों ने खुद कहा है, एक दार्शनिक था, उसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना मतदान करने का अधिकार है। उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी थी। इस बार मेरावी वो भाषण दे रहा था, इस बार ओबेसी वो भाषण दे रहा था, पूरी जनता उनके साथ थी। और इस सिचुएशन में क्या होता है बच्चों, जो राजा ने कहा है कि अब जो स्टेट्स जनरल कि ये जो सभा है ये होगी नहीं, इस पर ताला लगा दिया गया। वर्साई के महल के पास टेनिस कोर्ट था, टेनिस कोर्ट के पास सारे लोग जाके बैठ गए थे। उन्होंने अपनी राष्ट्रीय सभा बना ली थी और राष्ट्रीय सभा बना के एक क्रांति कर दी थी। बास्तिल के दुर्ग को ढहा दिया था, वहां से कैदियों को रिहा कर दिया था, वहां के स्मृति दिन मार्केट में बेच दिए थे। इस तरह राजा को झुकना पड़ा था, राजा को मुट्ठी में कर लिया था और एक राष्ट्रीय सभा का आयोजन किया था। और राष्ट्रीय सभा 1791 में इसका एक संविधान बनाया गया था। जो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप मेरे विचारों से सहमत हुए होंगे। कल मैं फिर आपके लिए हाजिर होता हूँ फ्रांस की क्रांति का अगला चरण लेके कि इसके बाद एक आतंकवाद का युग आएगा।